Hey guys, welcome to Chemistrycation. So from today we are starting our crash course जिसमें हमारे पास हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखने वाले हैं जिसमें हमारा पहला चैप्टर आता है हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स. सो गाइस आज से हम ये चैप्टर शुरू करते हैं. अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रैटेजी हम सबसे पहले एनसीईआरटी को देखेंगे. सो आज की क्लास का हमारा टारगेट है कि हम फर्स्टली क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे, वो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. एंड वो भी कौन से, जो कि लास्ट 10 to 15 ईयर्स में बोर्ड्स के पेपर में हमें मिले हैं. राइट तो गाइज हम इन क्वेश्चंस को आज वाली क्लास में देखने वाले हैं, इन डिटेल समझेंगे. सो गाइज जब हमने 10 to 15 ईयर्स के पेपर में एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन को निकाला और देखा तो हमारे को पता चला कि जो मेनली क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रॉम द इन टेक्स्ट पार्ट इज दैट इज ऑफ प्रिपरेशन पार्ट. राइट प्रिपरेशन जो टॉपिक है आपका उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है. एंड सेकेंडली जो पूछा गया है गाइज वो रीजनिंग पूछी गई है. रीजनिंग वाले क्वेश्चन, राइट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. सो नाउ रीजनिंग में भी जो मेनली जो टॉपिक जो टारगेट किया गया है वो किया गया या तो ईदर फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर SN1 और SN2 reactions. Right, so these are the types of questions which they have asked in the previous year papers from the in-text questions of NCERT. Right, so guys now let's start with our first question, that is write the product of the following reaction. जिसमें हमारे को एक रिएक्शन गिवन है और हमारे को क्या करना है गाइज, इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है. सिंस गाइज आप यहाँ देख सकते हो कि जब भी हमारे पास कोई कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, राइट तो इन केसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमेशा हम अपने रिएजेंट को देखेंगे कि हमारे पास रिएजेंट क्या है. सो लाइक यहाँ हमें HBr गिवन है एंड उसके साथ साथ हमें एल्कीन गिवन है. गाइज वी नो दैट जो हमारे पास एल्कीन होता है ये दो टाइप की रिएक्शंस करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि जो एल्कीन होगा वो क्या करेगा, एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन करेगा. क्यों? क्योंकि इसके पास एक पाई बॉन्ड है जो इजीली ब्रेक हो सकता है. राइट तो यानी एडिशन करता है एंड वेन एवर वी डू द एडिशन रिएक्शन फॉर द एल्कीन्स तो हम दो टाइप्स में करते हैं, ईदर वी एड X2 और वी एड HX. तो यहाँ पर हम HX का यूज कर रहे हैं. राइट सो वी आर एडिंग HX. नाउ गाइज HX के अंदर जब हम एडिशन करते हैं एल्कीन में तो भी हम दो रूल्स फॉलो करते हैं. फर्स्ट वन इज द मार्कोव-निकोव एडिशन एंड दूसरा इज एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन. तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें यहाँ पर कौन सा रूल लगाना है. तो गाइज उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल सी बात देखेंगे कि यहाँ पर क्या परऑक्साइड है, बिकॉज इफ देयर इज अ परऑक्साइड देन ओनली द एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन रूल वर्क्स. राइट नो देयर इज नो परऑक्साइड ओवर हेयर तो ये रूल हमारा इनवैलिड हो जाता है. दैट मीन्स नाउ वी हैव टू फॉलो द मार्कोव-निकोव एडिशन which states that the negative ion, that is जैसे कि HBr में हम डिसोसिएशन करते हैं तो H पॉजिटिव बनता है और Br नेगेटिव बनता है, यानी कि जो नेगेटिव आयन यानी Br है that will move to the carbon which has the less number of hydrogens. So now guys आप देख सकते हो ये हमारे एल्कीन है जिसमें ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है. कार्बन नंबर 1 के पास है 1 हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 2 के पास है 2 हाइड्रोजन्स. सो अमंग देम जो कार्बन नंबर 1 है उसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है. दैट मीन्स जो हमारा ब्रोमीन होना चाहिए यानी जो नेगेटिव आयन होना चाहिए दैट विल मूव टूवर्ड्स द कार्बन विच हैज़ द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो हमने क्या करा पहले गाइस, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, बस इतना फ़र्क है क्या कि यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है. अब हम क्या करेंगे, इधर ब्रोमीन लगा देंगे और इधर हाइड्रोजन. सो गाइस दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. ओके
So guys, let's begin with the next question. Why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohols with Ki? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शंस में क्यों यूज़ नहीं करते, यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद KI। सो फर्स्ट रिकॉल, तो अल्कोहल्स का रिएक्शन हो रहा है विद पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि ये क्या है, ये एक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, ये MOP है, राइट। जिसमें MOP में हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं, और हम अल्कोहल को रिएक्ट करवा रहे हैं विद KI। एंड वी नो दैट जो अल्कोहल्स होते थे ये बेटर रिएजेंट्स होते थे, हायर प्रियोरिटी वाले रिएजेंट्स होते थे, सो वी कैन नॉट ईजिली सब्स्टिट्यूट द हैलो अल्केन्स विद देम, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते थे, कोई ना कोई रिएजेंट यूज करते थे। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम आ जाता है गाइस, क्योंकि हमसे ये कहा गया है जब हमने अल्कोहल को NaBr के साथ रिएक्शन करवाया था या KBr के साथ, तो हमने सिंपली H2SO4 डाला था एंड हमारा रिएक्शन प्रोसीड कर गया था। लेकिन सेम केस हमसे कहा गया कि हम KI के साथ क्यों नहीं कर सकते। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो गाइस, जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी कि जो H2SO4 होता है ना, इसकी एक खासियत होती है कि ये एक एसिड तो है, एसिड के साथ साथ ये जो है H2SO4 ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, सो ये एसिड भी है, अलोंग विद दैट इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। अब होता क्या है गाइस, बिकॉज ऑफ इस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ये क्या करेगा, जो KI के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे, तो जैसे हम अल्कोहल लिए हैं, अल्कोहल, राइट, CH3CH2OH, लेट्स सपोज वी हैव टेकन दिस अल्कोहल, जिसमें हमने KI डाला है, पोटेशियम आयोडाइड, अलोंग विद H2SO4, राइट। तो अब होगा क्या, रिएक्शन होना चाहिए था CH3CH2OH का KI के साथ, लेकिन हो जाता है KI का रिएक्शन विद द H2SO4 एंड हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है KHSO4 KHSO4, राइट। अब ये होता क्या है गाइस, जो ये KHSO4 और अलोंग विद हमें मिलता है HI, और हमें पता है गाइस जो HI होता है काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो इट फर्दर रिएक्ट्स विद H2SO4 जो इससे हमें क्या मिल जाता है, कि HI reacts with H2SO4 to give H2O plus I2 प्लस SO2। नाउ व्हाट हैपेंड ओवर हेयर, जो हमारा HI बना ये क्या हो गया, ये फर्दर कन्वर्ट हो गया I2 में। सो गाइज दैट इज अ प्रॉब्लम ओवर हेयर कि आयोडीन जो है ये आयोडीन गैस की तरह यहाँ से बाहर निकल जाता है, I2 की तरह बाहर चला जाता है, एंड हमारे पास रिएक्टेंट में आयोडीन होगा ही नहीं, तो आयोडीन का सब्स्टिट्यूशन हम नहीं करा सकते। दैट इज़ द रीज़न वाई वी से दैट कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम रिएक्शन में यूज़ नहीं करते हैं। ओके, सो नाउ गाइज लेट्स राइट द आंसर। H2SO4 is an oxidizing agent it oxidizes HI produced to I2, राइट, तो I2 में प्रोड्यूस कर देता है एंड थर्स prevents the reaction between an alcohol
and HI to form alkyl halide. राइट, तो गाइस ये हमारा आंसर हो जाता है. अब हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो गाइस हम प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग H2SO4 हम H3PO4 यूज़ करते हैं, जो कि एक एसिड तो है लेकिन वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है. सो इट विल नॉट डू द सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन. ओके, सो गाइस दिस इज द आंसर. So guys, now let's take the third question, जो कि है draw the structures of major monohalo product in each of the following reactions. So now guys, these are the reactions. ठीक है, जो ये questions है ये हमारे पास boards में already आए हुए हैं, as we've already discussed, right? तो guys now this question आप देख सकते हो, यहाँ एक complete the following reaction वाला question है. तो यहाँ पर हमें पहले फोकस करना होता है ऑन द रिएजेंट. गाइज आप देख सकते हो यहाँ हम Br2 यानी X2 डाल रहे हैं, वो भी लाइट के प्रेजेंस में. तो यानी कि ये रिएक्शन कौन सा हुआ, ये रिएक्शन हुआ फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन. क्योंकि यूवी लाइट के प्रेजेंस में तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है एंड वी आर डूइंग हैलोजेनेशन रिएक्शंस, राइट. तो इसका नाम है फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन रिएक्शन. नाउ गाइस, जो फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन रिएक्शन होता है ये नॉर्मली एल्केन्स पर होता है. तो यानी कि हम बेंजीन को कंसिडर यहाँ पर नहीं करेंगे, हम सिर्फ CH2 CH3 को देखेंगे. नाउ वी हैव द पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमें पता है कि जब भी दो कार्बन हमें प्रेजेंट होते हैं तो हम एल्केन्स में मोनो हालो प्रोडक्ट बनाते हैं. तो गाइज यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि मोनो हालोजनेशन जब होगा तब या तो ब्रोमीन जो है वो यहाँ आकर के लगेगा यानी बेंजाइल कार्बन पर लगेगा, या फिर ये इथाइल पर लग जाएगा, राइट. लेकिन हमें पता है बेंजाइलिक हैलाइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. दैट्स वाई द प्रोडक्ट विल बी बेंजाइलिक हैलाइड, राइट. तो नाउ NO2 एट CH3 जो बेंजाइलिक पोजीशन है ये यहाँ पर आकर के आपका ब्रोमीन लग जाएगा. सो गाइज दिस इज द आंसर. नाउ लेट्स टेक द सेकेंड पार्ट. अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर गाइज हमारे पास है अल्कोहल जिसमें हम HCl डाल रहे हैं, यानी कि ये प्रिपरेशन वाला रिएक्शन है जिसमें हम अल्कोहल से हैलो अल्केन प्रिपेयर करते हैं. नाउ गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि तो यहाँ पर हमारे पास दो OH है यानी अल्कोहल्स है, एक डायरेक्टली अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग है और एक एल्केन यानी कार्बन से अटैच्ड है, राइट. एलिफैटिक कार्बन से अटैच्ड और OH है. नाउ गाइस हमें ये पता है कि जो हमारे पास जो एरोमेटिक अल्कोहल्स होते हैं या फिर ऐसे अल्कोहल जो कि बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, वहाँ पर एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. क्योंकि ये हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसके पास ये लोन पेयर होंगे जो कि ये इजीली डोनेट कर सकता है यहाँ पर और रेजोनेंस पॉसिबल है, राइट. एंड बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है ब्रेक करने के लिए. दैट्स वाई जो हमारा HCl है वो यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं डालेगा. ओके, सो द रिएक्शन विल अकर ऑन दिस OH एंड ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद द Cl एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी right. So guys this is the answer of your second part. Okay, now let's take the third one. सो गाइज यहाँ हम देख सकते हैं अगेन हमारे पास एल्कीन है जो कि हम एक बार पहले भी सॉल्व कर चुके हैं. एल्कीन हमें पता है एडिशन रिएक्शन शो करेगी और साथ में है HI. ओके, नाउ गाइज जब हमारे पास HI आता है तो यहाँ पर हमें यानी एडिशन कराना है HX का.
ओके। HX का एडिशन करवाना है एंड हमें पता है यहाँ पे मार्कov और एंटी मार्कov दो टाइप के रूल्स यहाँ फॉलो हो सकते थे, लेकिन बिकॉज यहाँ HI है जो कि मार्कov निकोव एडिशन ही शो करेगा, दैट्स वाई वी विल फॉलो ओनली दैट। ओके, मार्कov निकोव एडिशन। ओके, सो नाउ गाइज लेट्स स्टार्ट। हमें पता है मार्कov निकोव एडिशन कहता है negative ion goes to the carbon having less number of हाइड्रोजन, जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे वहां पर आकर के नेगेटिव आयन लगेगा। तो गाइज यहाँ नेगेटिव आयन क्या है, यहाँ पर H पॉजिटिव है एंड आयोडीन नेगेटिव है या आयोडाइड आयन है। ओके, अब लेट चेक करते हैं कि यहाँ पर कितने हमारे पास हाइड्रोजन है। सिंस ये साइक्लोहेक्सेन है तो यहाँ पर हर एक कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन्स होंगे, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है तो इट विल हैव ओनली वन हाइड्रोजन, और यहाँ तो CH3 बॉन्ड आ गया यानी यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है। सो वी कैन से दैट यहाँ 0 हाइड्रोजन है और यहाँ 1 हाइड्रोजन है। सो द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर इज विथ दिस कार्बन। गाइज प्लीज मेक श्योर कि हमें ये कार्बन कंसिडर करना है जो कि एल्कीन है, राइट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ इसका आंसर लिख देते हैं CH2I, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ओके, हमें ऐसा नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर गाइज, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हम क्या करेंगे, हम प्रॉपरली समझेंगे कि यहाँ पर हमें एल्कीन कहाँ बनाना है, यहाँ पे HI कहाँ लगाना है। सो इट इज़ एन एल्कीन, तो यही दो कार्बन है जहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल होगा। ओके, सो नाउ द प्रोडक्ट इज, देखो हमने क्या करा, हमने सिर्फ पहले डबल बॉन्ड को हटाया, तो डबल बॉन्ड यहाँ से हटा है तो ये दो पोजिशंस मेरे पास वेकेंट है, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट था यहाँ पर, यहाँ आयोडीन लगाएंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, सो गाइज दिस इज द आंसर ऑफ योर नेक्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट वन, जिसमें आप अगेन एक एल्कीन देख सकते हो, साइक्लोहेक्सीन है, जिसमें हमने Br2 यानी X2 करा, हैलोजिनेशन करा है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। गाइज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो यूवी लाइट होता है ये क्या कराता है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शंस करवाता है। तो यानी कि यहाँ क्या हुआ है, यहाँ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन पॉसिबल हुआ है। एंड अगर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन हुआ है तो रिएक्शन तो एल्केन पर होगा। नाउ गाइज अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है, हमारे पास जो एल्केन है वो कौन कौन से कार्बन है, ये कार्बन है, ये है, ये है और ये चार कार्बन जो है ये एल्केन है एंड दीज टू आर द एल्कीन्स। तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो इन चारों पर होगा। सो द पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर, हम क्या करेंगे, एल्कीन को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, ये रखेंगे। तो ब्रोमीन ईदर हमें यहाँ लगा हुआ मिल सकता है और वो क्या हो सकता है, यहाँ लग सकता है। So guys, now let's start with the next question. Predict the order of reactivity of the following compounds in SN1 and SN2 reactions. Now guys, questions are given. This is our part number 1 and this is our part number 2. Okay, so now guys, let's solve it up. सिंस गाइज हमें SN1 और SN2 के अकॉर्डिंग्स में इन्हें अरेंज करना है, तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं व्हाट वाज द SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म्स and what was their order of reactivity, right? So guys, जो guys SN1 reactions थे उसमें हम कहते थे कि ये डिपेंड करते हैं on the stability of carbocation, on the stability of carbocation, right? SN1 reactions जो थे कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करते थे, फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकेंड वन वाज अ बेटर द लीविंग ग्रुप फास्टर द रिएक्शन। Okay, so guys, according to the carbocation stability, order of reactivity था 3 degree, then 2 degree, then 1 degree.
एंड सेकेंड था लीविंग ग्रुप, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना ही जल्दी रिएक्शन हो जाएगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज हमारे पास जो लीविंग ग्रुप होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, सबसे बेटर होता है आर आई, यानी आयोडीन. अगर आयोडीन लगा हुआ है तो रिएक्शन सबसे जल्दी होगा क्योंकि सबसे बड़ा हैलोजन है ये. देन आर बी आर एंड देन आर सी एल एंड लास्टली आर एफ, राइट. सिमिलरली गाइज अगर हम बात करते हैं SN2 रिएक्शंस के, तो SN2 रिएक्शंस जो होते थे, SN2 मैकेनिज्म्स जो होते थे वो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड नहीं करते थे, राइट. और हम कहते थे कि ये क्या होते हैं, ये इनमें इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे हम स्टेरिक हिंड्रेंस को कंसिडर करते थे कि जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी ही जल्दी और उतनी ही ईजिली रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा. That's why order of reactivity was 1 degree, 2 degree, then 3 degree, and this point remains the same. Better the leaving group, faster the reaction. Now guys, we will consider both of these factors to solve these questions. Okay? So guys, firstly हम फर्स्ट पार्ट को कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे को गिवन है CH2Cl. तो यानी कि दिस इज आर अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन का क्या है, ओनली वन कार्बन है जो इसके नियरेस्ट नेबर में है, राइट. गाइज हम जो कार्बोकटाइन का डिग्री है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम जिस अल्फा कार्बन को ढूंढते हैं जिससे हैलोजन अटैच्ड है और उस कार्बन से देखते हैं डायरेक्टली कितने और ज़्यादा कार्बन्स अटैच्ड है. तो दैट मीन्स दिस इज अ 1 degree कार्बन, कार्बोकटायन विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन. एंड सिमिलरली इन दिस ये कार्बन है जिससे आप देख सकते हो ये हमारा अल्फा कार्बन है जिससे एक क्लोरीन है अटैच्ड, 2 कार्बन अटैच्ड है यानी 2 डिग्री है. नाउ अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शंस हमें पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, 3, 2, 1, यानी कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, दैट वुड बी हैलो या फिर क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, राइट. एंड अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ SN2 तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा और वहाँ पर ये 1 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, दैट इज साइक्लोहेक्साइल फ्लोरोमीथेन. नाउ गाइस अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की. तो सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हो कि जो कार्बन का चेन है वो दोनों ही जगह पर सेम है. दोनों ही जगह पर हमारे पास 3 कार्बन्स है और उनसे एक हैलोजन अटैच्ड है. इधर ये क्लोरीन है और इधर ये आयोडीन है, राइट. नाउ गाइज वी नो दैट बेटर द लीविंग ग्रुप फास्टर द रिएक्शन. तो दैट मीन्स यहाँ पर जो फास्टर रिएक्शन होगा वो RI के लिए होगा फॉर बोथ SN1 एंड SN2, दोनों के लिए सेम रहेगा. ओके, सो गाइज दिस इज द आंसर. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. So guys, now let's answer the next question. In the following pair of halogen compounds which would undergo SN1 and SN2 reaction faster. Okay, so guys, first part is for the 4 isomeric bromobutanes. So guys, एक बार हम जल्दी से recall कर लेते हैं SN1 and SN2 reactions को before answering the question. गाइस सिंस यहाँ पर जो है हैलोजन सेम है तो हमारे को क्या करना है, सिर्फ SN1 SN2 के रिएक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज करना है. और वो भी कैसे करना है, द रिएक्शन which would undergo SN1 and SN2 reaction faster, यानी कि increasing order में arrange करना है from slowest to the fastest. Okay, so now guys for that सबसे पहले हम consider करते हैं कि जो SN1 reaction होता है उसका जो order of reactivity होगा वो किस पर depend करता है. So that depends on the स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन. कार्बोकटाइन कितना स्टेबल है, राइट, उसके बेसिस पर हम कहते हैं कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है. एंड फॉर द एलिफैटिक अल्केन्स हमने पता है जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 3 डिग्री, then 2 degree, then 1 degree. So guys, this is the order of stability of carbocations for the SN1 reactions. Now अगर हम बात करते हैं SN2 reactions की, तो गाइस जो SN2 reactions होते हैं वो 1 step reactions होते हैं जिनमें intermediate formation होता है. For that we consider
मिनिमम से मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस हो, जितना कम हिंड्रेंस होगा उतना ही इजीली रिएक्शन हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी कंसिडर कि जो 1 डिग्री है वो फास्टेस्ट है, देन 2 डिग्री एंड लास्टली 3 डिग्री. ओके, सो दीज आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज फॉर द टू. नाउ गाइज, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आइसोमर्स बनाएंगे ब्रोमोब्यूटेन के एंड देन वी विल क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी ऑर्डर. ओके, तो हमारे पास 4 आइसोमर्स हमें बताने हैं. तो आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, जिसमें क्या है, मोनोहैलो कंपाउंड लगा हुआ है, दैट इज ब्रोमो. ओके, तो हम पहला आइसोमर बनाते हैं, दैट इज CH3, जिसमें हमने सिंपली क्या करा है, फर्स्ट जो टर्मिनल कार्बन है वहाँ पर ब्रोमीन अटैच कर दिया है. ओके, तो दिस वन इज द फर्स्ट वन. नाउ गाइस, सेकेंड पार्ट क्या हो सकता है इसमें, जिसमें हम ये ब्रोमीन जो है ये सेकेंड कार्बन पर लगा दें. सो the next isomer will be CH3, CH2, CH, CH3, bromine. So guys, 4 कार्बन की चेन के लिए ये 2 ही आइसोमर पॉसिबल है, बिकॉज अगर मैं थर्ड या फोर्थ पोजीशन पर लगाती हूँ ब्रोमीन को तो इट विल बिकम सेम एज द अबव. ओके, तो ये 2 बन जाते हैं. अब हम क्या करेंगे, आइसोमर में चेन चेंज करेंगे. नाउ 4 की चेन थी, अब हम 3 की चेन बनाएंगे. तो 3 कार्बन का चेन हमें बनाना है. तो CH3, CH, हमने क्या करा, इस कार्बन पर CH3 एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया और साथ में लिखा है CH2Br. नाउ गाइज, आप यहाँ देख सकते हो ये बिल्कुल सेम रखा है और एक कार्बन जो है उसे हमने ब्रांच की तरह यूज़ कर लिया है. नाउ गाइज, यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है कि ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ बीच में आके लग जाए. तो लास्ट आइसोमर विल बी CH3, CH3, Br. Okay, so guys, this is the 4 isomers of butane, bromobutane. Now we will arrange them in order of reactivity. Okay, फॉर दैट हम क्या करते हैं, पहले डिग्री निकालते हैं. और डिग्री निकालने का तरीका क्या है, हमेशा जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है उसे बॉक्स कीजिए और उसकी इमीडिएट नेबर्स पर कार्बन को ढूंढिए. तो आप देख सकते हैं इसकी इमीडिएट नेबर पर ओनली 1 कार्बन इज देयर, तो दैट मीन्स इट इज़ ऑफ 1 डिग्री. सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा हैलोजन वाला कार्बन यानी अल्फा कार्बन है और इससे इमीडिएटली 2 कार्बन अटैच्ड है, तो दैट मीन्स इट इज़ ऑफ 2 डिग्री. यहाँ पर आ जाते हैं गाइस, तो यहाँ पर क्या होगा, आप जैसे ही बॉक्स करते हो तो इमीडिएटली एक कार्बन अटैच्ड है, जबकि इसी कार्बन से 2 और कार्बन अटैच्ड है, लेकिन जो मेन कार्बन है वो ये है, दैट इज 1, तो इट इज ऑफ 1 डिग्री. एंड लास्टली दिस वन, जो कि कितने कार्बन अटैच्ड है, 3, तो ये है 3 डिग्री. ओके, नाउ गाइस, SN1 के अकॉर्डेंस में इन्हें अरेंज करते हैं. तो SN1 के अकॉर्डेंस में स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री. तो 3 डिग्री है हमारा सबसे पहले D पार्ट, तो यानी कि ये फास्टेस्ट रिएक्शन शो करेगा. इसके बाद कौन आएगा, 2 डिग्री, यानी कि B पार्ट. आफ्टर दैट क्या आएगा गाइस, अब यहाँ पर है एक इंटरेस्टिंग फैक्टर, क्योंकि दोनों ही है 1 डिग्री कार्बन, राइट. लेकिन अब आप यहाँ फ़र्क देखिए, एक तरफ जो 1 डिग्री आपके पास कार्बोकटायन बनेगा या कार्बन है, इससे प्रोपाइल अटैच्ड है, जबकि दूसरी तरफ आइसोप्रोपाइल. सो गाइस, जो आइसोप्रोपाइल है इसका इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू द प्रोपाइल ज़्यादा होगा. सो दैट मीन्स इट वुड हैव हायर रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन. सो नेक्स्ट वुड बी C एंड लास्ट वन विल बी A. Okay, so this is the order of reactivity on the basis of SN1 mechanism. अब बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म्स की. तो यहाँ पर हिंड्रेंस को हमें कंसिडर करना है, तो हाईएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप क्या होगा. नाउ गाइज, हमारे को 1 डिग्री हाईएस्ट प्रियोरिटी पता है,
लेकिन अब आप इन दोनों में देखते हैं तो एक तरफ ब्रांच है और दूसरी तरफ नो ब्रांच। गाइस वी नो दैट जो ब्रांच है वो हिंड्रेंस ज़्यादा क्रिएट करेगा। सो दैट मीन्स जो ऑप्शन नंबर सी है ये, इसके अंदर ज़्यादा हिंड्रेंस होगा एज कम्पेयर टू द वन ऑप्शन नंबर ए वन, राइट। सो दैट मीन्स हमारा सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी ग्रुप होगा ए, देन आएगा सी, देन आएगा बी and lastly आ जाएगा D. Okay, so guys this is the answer of your first part. So guys second part को solve करने के लिए again हम क्या करेंगे, फिर से same चीज़ process है follow करेंगे। सबका structure बनाते हैं। तो हमारा A structure बनता है C6H5 CH2Br यानी बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर आता है आपका जिसमें दो बेंजीन रिंग हमें दिखाई दे रहे हैं C6H5, फिर क्या है एक C है जिसमें एक H अटैच्ड है CH एंड उसके साथ लगा हुआ है C6H5 कार्बन के साथ, along with that a bromine is also attached। थर्ड पार्ट आता है आपका जिसमें हमें गिवन है सेम C6H5 बेंजा, एक हमारे को फिनाइल ग्रुप है, साथ में कार्बन है जिससे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक CH3 अटैच्ड है और एक ब्रोमीन अटैच्ड है। लास्ट आपका आता है डी पार्ट जिसमें गिवन है एक पहले बेंजीन रिंग है C6H5, फिर कार्बन है, इस कार्बन से एक CH3 अटैच्ड है, देन अगेन एक और बेंजीन C6H5 एंड लास्टली एक ब्रोमीन। सो गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए स्ट्रक्चर बनाना। जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या फिर मतलब बेसिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, so the best thing for answering these questions is first of all draw a neat structure of them and then think of the method कि हम किस अकॉर्डिंग इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने SN1 और SN2 के केसेस में किया, हमें याद आया कि SN1 रिएक्शंस जो थे वो कार्बोकटायन पर डिपेंड करते हैं और हमने उसी अकॉर्डिंग फिर इन्हें क्लासीफाई करना शुरू करा, राइट। एंड सिमिलरली हमने SN2 के में हमने स्टेरिक हिंड्रेंस को क्राइटेरिया में लिया एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो गाइस जल्दी जल्दी डिग्री निकालते हैं। तो दिस वन इज ऑफ, सिंस इमीडिएट नेबर पे ओनली वन कार्बन इज देयर तो ये 1 डिग्री है। इमीडिएट कार्बन जो है वो 2 है तो यानी कि ये 2 डिग्री होगा। अगेन इट विल बी 2 डिग्री and then this one will be 3 degree। ओके, नाउ गाइस लेट्स अरेंज। तो हम पहले SN1 के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं जो कि 3 2 1 था। तो सबसे पहले आएगा D जो कि 3 डिग्री। अब गाइस आप दो और देख सकते हो, 2 डिग्री जो है आपके पास दो है B एंड C, राइट। तो आपको यहाँ पर अब देखना होगा कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा। सो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं 2 डिग्री जो हमारे पास जो कार्बोकटायन कार्बन कंपाउंड बनता है जिसके अंदर जो 2 डिग्री के अंदर 2 बेंजीन रिंग है, जबकि इधर क्या है एक बेंजीन रिंग है और एक मिथाइल है गाइस, यानी कि यहाँ पर जो है हमारे पास एक बेंजाइलिक कार्बोकटायन विल बी फॉर्म्ड, राइट। ऐसे करके एक बेंजाइलिक कार्बोकटायन बनेगा विच वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द एलिफैटिक कार्बोकटायन, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पर एक जो कार्बन का कार्बोकटायन बनता है ये एक बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, फिर दूसरी बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हेंस बिकम मोर स्टेबल। तो दैट मीन्स ये हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फिर 2 डिग्री वाला दूसरा आएगा जिसमें एक मिथाइल है जो कि रेजोनेंस नहीं करेगा एंड हेंस विल बी लेस स्टेबल। Lastly, there would be A that is of 1 degree. So this is the order of reactivity as on the basis of SN1 reactions.
अब बात करते हैं SN2 रिएक्शंस की। तो इसके लिए फास्टेस्ट होगा A बिकॉज दैट इज़ अ 1 डिग्री। इसके बाद आता है गाइस 2 डिग्री में 2 है। अब यहाँ पर हम जो है फैक्टर उल्टा रिवर्स कर देंगे। सिंस जो बेंजीन रिंग है उनका स्टेरिक हिंड्रेंस एज कम्पेयर टू द एलिफैटिक कार्बन जो है ज़्यादा होगा, तो यानी क्योंकि बल्कि ग्रुप है, तो यानी कि जो B है वो C से कम रिएक्टिव होगा। ओके, तो पहले आएगा C, देन आएगा B एंड लास्टली आएगा D जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव होगा। So guys, this is the order of reactivity according to the SN2 reactions. This is the answer. Okay. Now guys, let's take the another question. So guys, now let's start with the next question. Although chlorine is an electron withdrawing group, yet it is orthopara directing in electrophilic aromatic substitution reactions. Why? So guys, for answering this question, हमसे क्या कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन होता है वो EWG ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। स्टिल ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इन द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जबकि जो EWG होते हैं ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो हमारी बेंजीन रिंग है उसे डीएक्टिवेट करते हैं। जबकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। सो बोथ ऑफ दीज आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर। तो गाइस सबसे पहले इसे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो गाइस होता क्या है, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कि जब अटैच्ड होता है विद द बेंजीन रिंग, तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है फ्रॉम द कार्बन बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड हेंस इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, जिस वजह से हम कह रहे हैं कि बेंजीन रिंग क्या होगी, अनस्टेबल हो जाएगी। उसी के साथ साथ बिकॉज बेंजीन रिंग हैज़ अ टेंडेंसी टू रेजोनेट, जहाँ रेजोनेंस हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही जो क्लोरीन है उसके पास लोन पेयर है, वो क्या करता है, बेंजीन रिंग उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है फॉर द रेजोनेंस। सो देयर आर टू इफेक्ट्स दैट आर अकरिंग ओवर हेयर, जिनकी कंबाइंड इफेक्ट से हमें पता चलता है कि जो क्लोरीन है वो कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बन जाता है। सो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। क्लोरीन withdraws electron through inductive effect and releases electrons through resonance। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट है जो एक साथ यहाँ पर लगते हैं। अब होता क्या है गाइस, हम सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट को समझते हैं। थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन डिस्टेबलाइजेस, क्या कर रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो बेंजीन रिंग है उसे और अनस्टेबल बना रहा है। डिस्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन formed during electrophilic substitution। formed during electrophilic substitution। होता क्या है गाइस, जैसे कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर ये क्लोरीन अटैच्ड है जिसके पास लोन पेयर्स हैं। ओके, तो जैसे ही हम इस पर एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज हमें इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिटिवली चार्ज आयन हो उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। इनको ये अटैक करते हैं ऑन द बेंजीन रिंग। बेंजीन अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें यहाँ पे शेयर करता है एंड वी गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस।
हेयर क्लोरीन कार्बन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकटायन बन जाता है और एक कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को गेन कर लेता है। अब गाइस होता क्या है यहाँ पर, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। अब यहाँ आप देख सकते हो क्लोरीन बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, तो वो कार्बोकटायन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड हेंस जो रिंग है वो अनस्टेबल हो जाती है। लेकिन उसी के साथ साथ वी नो दैट बेंजीन रिंग हैज़ अ टेंडेंसी टू रेजोनेट, और यहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो एक रेजोनेंस यहाँ से यहाँ तक का पॉसिबल है एंड बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस क्या होता है, बेंजीन रिंग खुद को स्टेबल करने का ट्राई करता है। सो नाउ लेट्स राइट इट अप। थ्रू रेजोनेंस halogen tends to stabilize the carbocation. Halogen tends to stabilize the carbocation and the effect is more pronounced at ortho and para position, क्योंकि हमें पता है क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो नॉर्मली ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इम्पैक्ट डालते हैं। द इंडक्टिव इफेक्ट is stronger than resonance। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर है रेजोनेंस इफेक्ट से, बिकॉज देन रेजोनेंस एंड causes net electron withdrawal। कि इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल हो जाता है यानी मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाता है एंड thus causes डीएक्टिवेशन। ये हुआ नॉर्मल बात। ठीक है, अब आते हैं आगे। सो गाइज बिकॉज हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट जो एक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है एज कम्पेयर टू रेजोनेंस, तो वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है एंड हेंस जो बेंजीन रिंग है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। लेकिन अब आता है रेजोनेंस हमारे पास यहाँ पे रोल पे, तो हम लिखते हैं आगे द रेजोनेंस इफेक्ट the resonance effects tend to oppose the inductive effect। वो क्या करता है, अपोज करता है इंडक्टिव इफेक्ट को, tend to oppose the inductive effect for the attack at ortho and para positions। The inductive effect and hence makes the deactivation less। ठीक है, उसे कम कर देता है। For reactivity is thus
reactivity is thus controlled by the stronger reactivity is thus controlled by the stronger inductive effect in orientation. ठीक है, रिएक्टिविटी जो है वो किससे कंट्रोल हो रही है, वो इंडक्टिव इफेक्ट से कंट्रोल हो रही है, और जो ओरिएंटेशन कंट्रोल हो रही है वो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से होती है. एंड orientation is controlled by resonance. ओके, सो गाइज बेसिकली यहाँ हुआ क्या, दोनों फोर्सेस वर्क कर रही है, बट बिकॉज रेजोनेंस ने इंडक्टिव इफेक्ट को ओवरकम किया, यानी अपोज करने की कोशिश करा, तो इस वजह से जो डीएक्टिवेशन था वो ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इतना प्रोनाउंस नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, एंड हेंस द रिएक्शन अकर्स. ओके, सो गाइज दिस इज द आंसर. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. So guys, our next question is, which alkyl halide from the following pairs would you expect to react more rapidly by an SN2 mechanism? Explain your answer. So guys, यहाँ दो बातें कही गई है, हमें बहुत ध्यान रखना है, दो बातें पूछी गई हैं. पहली बात यहाँ पर कि यहाँ इन दो जो रिएक्ट वहाँ पे ऑप्शंस है, इनमें SN2 रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग कौन ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, उसका एक्सप्लेनेशन भी हमको देना होगा. ओके, सो नाउ गाइज लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. गाइज हमें पता है जो SN2 मैकेनिज्म होता है वो डिपेंड करता है ऑन द स्टेरिक हिंड्रेंस. ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिग्री निकालने की कोशिश करते हैं. तो गाइज अगर हम ये हमारा हैलो अल्केन है जो कि अल्फा कार्बन है, तो अगर हम इसे देखते हैं तो इसके अकॉर्डेंस में यहाँ पर ओनली इमीडिएट नेबर में एक कार्बन है, यानी ये 1 डिग्री हैलो कंपाउंड है हमारे पास. ठीक है, हैलो अल्केन है. सिमिलरली अगर हम इधर देखते हैं तो यहाँ पे 2 कार्बन है इन द इंटरमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर, तो यहाँ पर ये 2 डिग्री है. राइट नाउ गाइज हमें पता है जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है वो अल्काइल ग्रुप का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन. तो यानी जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही ज़्यादा हिंड्रेंस होगा एंड उतना ही कम रिएक्टिविटी होगा. ओके, सो गाइज दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. Okay, now guys let's write as steric hindrance of 2 degree alkyl halide is more, 2 degree alkyl halide is more, thus reactivity of CH3 CH2 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 Br is more for SN2 reactions. ठीक है, for SN2 mechanism. So guys, this is the answer of your first part. Now let's discuss the second part. So guys, second part में again हम क्या करेंगे, पहले दोनों का ही वो निकाल लेते हैं, दोनों के पास ही कितना डिग्री है. तो अब यहाँ देख सकते हो इमीडिएट नेबर 2 है तो ये 2 डिग्री है, और यहाँ 3 है तो ये 3 डिग्री है. तो गाइस यानी कि दोनों में हिंड्रेंस जो है काफ़ी अच्छा प्रोनाउंस फैक्टर होगा, बिकॉज दोनों ही क्या है यहाँ पर एक हाई डिग्री के, मतलब एक अच्छे एलिफैटिक कार्बन है. राइट, अब गाइज यहाँ पर बिकॉज हमें पता है जो 3 डिग्री कार्बोकटायन हम बना रहे हैं, या फिर ये जो 3 डिग्री हमारा अल्काइल हैलाइड है, इसमें
3 carbons are there, 3 alkyl groups are attached, यानी यहाँ hindrance ज़्यादा होगा as compared to the 2 degree, so that means higher reactivity will be of first one. Okay, so guys let's write same lines लिखेंगे हम as steric hindrance of 3 degree alkyl halide is more, thus reactivity of CH3 CH2 CH Br CH3 is more for SN2 reactions. Okay, so guys this is the answer of your second part. Now let's discuss the second question. Next question. So guys आपका ये जो question है ये it is a last question, that is in the following pair of halogen compounds which compound would undergo faster SN1 reaction. अब हमारे को यहाँ बात करना है SN1 रिएक्शन का. नाउ गाइज SN1 रिएक्शन से हमें याद आ जाता है कि जो SN1 रिएक्शंस होता है वो एक मेजर फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन. ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना है कि जब भी SN1 की बात आएगी तो हम स्टेबिलिटी को देखते हैं कार्बोकटायन की, और वहीं अगर SN2 की बात आती है तो हम स्टेरिक हिंड्रेंस को देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन. ठीक. एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होता है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग टू कंसिडर इज इसके साथ साथ बेटर द लीविंग ग्रुप फास्टर द रिएक्शन. जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना ही जल्दी रिएक्शन होगा. faster the reaction. ओके, सो गाइज हम इन दो फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेंगे एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा एक कार्बन है और ये हमारा दूसरा कार्बन है. इसके इमीडिएट नेबर्स में कितने कार्बन है? 1 2 एंड 3, यानी कि ये 3 डिग्री है. जबकि इधर क्या है, यहाँ पर ओनली 2 कार्बन्स आर देयर इन द इमीडिएट नेबर्स, तो यानी ये 2 डिग्री है. नाउ गाइस सिंस जो 1 डिग्री होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो हमें पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है फॉर द SN1 3 2 एंड 1, यानी जो 3 डिग्री कार्बन है वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनाएगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, राइट. दैट मीन्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज the first part. Okay, now guys let's discuss the second part, जिसमें हमें given क्या है, यहाँ पर again same halogen attached है, लेकिन फ़र्क क्या है, different positions पर है. अगर आप यहाँ देखते हो तो ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, यानी 2 डिग्री है, जबकि यहाँ पर ये एक सिंगल कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली, राइट. ये जो हमारा मेन अल्फा कार्बन है इससे सिर्फ एक मेन कार्बन अटैच्ड है, यानी ये 1 डिग्री कार्बोकटायन बनाएगा, राइट. अब गाइज 2 डिग्री और 1 डिग्री में 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव एज अ 2 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल, सो द प्रोडक्ट इज द फर्स्ट वन. ओके, लेट्स ड्रॉ. अगर हम इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो दैट वुड बी लाइक दिस, CH2 CH2 CH2. ओके, फिर एक और कार्बन आ जाएगा CH2, देन CH, जिससे एक Cl होगा एंड लास्टली CH3. So this is the reaction answer. Okay, so guys these are the all important in text question and NCERT example question
from the chapter number 1, that is haloalkanes and haloarine. आई होप आपको ये सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अब नेक्स्ट आगे चल के जो वीडियोस आएंगी, सो नेक्स्ट वीडियो में हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सिमिलरली इस बार भी हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, बिकॉज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं. तो अगर हम यही क्वेश्चन जस्ट करके जाएंगे तो देन ऑल्सो वी विल बी एबल टू score good marks. Okay, so guys, I hope you like this video, so don't forget to hit the subscribe button. Thank you.